गुड मॉर्निंग। तो अपन विलियन अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने अणुसंख्या गुणधर्म की बात की। उस अणुसंख्या गुणधर्म में पहले अपन ने जो ये प्रॉपर्टी थी वो पढ़ ली थी। पहला अपने पास था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब अपन दूसरा इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। देखो, किसी भी विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। पहले की तुलना में क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अब उसे जो क्वथनांक कम होता है उसमें कितनी कमी आती है, इसको समझाने के लिए हमको फिर से जो राउल का नियम था उस पर जाना पड़ेगा। किसी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ अपन मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप सबको पता है कि क्वथनांक होता है क्या है। देखो, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर जो आपका विलयन है या विलायक है उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अरे कोई भी द्रव है वो उबलना कब शुरू होता है, जब वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm होता है नॉर्मली, होता है कि नहीं। अब इसके अंदर आपने कोई द्रव भर रखा है, इस द्रव को आप क्या दे रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं। तो ताप देने से अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणु इसकी सरफेस को छोड़कर दूर जाएंगे। अब ये इसकी सरफेस को छोड़कर जाना कब प्रारंभ कर देते हैं, कब उबलना शुरू कर देते हैं, कब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक पर है वह ताप जिस पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाए, तब यह द्रव उबलना शुरू हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो देखो, द्रव था पहले, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने गर्म कर दिया जैसे शुद्ध जल है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये द्रव प्रावस्था से किस में बदल जाएगा, गैसीय प्रावस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई। अब इसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो देखो अगर इसमें आपने चीनी या नमक मिला दिया तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर जितनी वाष्प बन रही थी अब भी उतनी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, उससे कम वाष्प बनेगी। यानी इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब इस कम वाष्प दाब को अपन को कहाँ तक पहुँचाना है, वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाना है, तो इसको और ज़्यादा टेम्परेचर अपन को देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो अतिरिक्त ताप दिया जाएगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। देखो अपन इसको आलेख की सहायता से पढ़ेंगे। आलेख किसके मध्य खींचेंगे, वाष्प दाब और ताप के मध्य आलेख खींचेंगे। विलायक के लिए खींचेंगे और विलयन के लिए। ये इधर है आपका वाष्प दाब और इधर क्या है, अगर अपन विलायक के लिए खींचते हैं तो ऐसा आलेख अपने पास आता है, यह आलेख आ गया। और विलयन के लिए आलेख इस प्रकार से आता है, एक विलायक के लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, विलयन के लिए। तो इसको देखो अपन पढ़ते हैं। जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, एक स्थिति पर वाष्प दाब जाकर किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाले atm के बराबर वाष्प, तो ये आपका क्या है, विलायक। क्या है ये, और ये किसके लिए है, विलयन। किसके लिए है, विलयन। अब ये जो
इस ताप पर विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो यह आपका क्या हो गया? विलायक का क्वथनांक हो गया। क्या हो गया? विलायक का क्वथनांक। इसको अपन किससे दर्शा देते हैं? टी नॉट बी से। किससे दर्शा दिया? टी नॉट बी। यानी ये शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक। देखो जैसे जैसे आप विलायक या पानी की बात कर दूं, इसको ताप दोगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ताप ऐसा आएगा जिस पर वाष्प दाब बढ़कर किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और उसी ताप को अपन क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। ये आपका क्या है? शुद्ध विलायक ये जो आपने लिया है उसका क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पर ये जो वाष्प दाब इधर बढ़ रहा था वो किसके बराबर हो गया? बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। आ गई बात समझ में? अब देखो अगर इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने ऐड कर दिया तो इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो इसी टेम्परेचर पर अगर अपन विलयन के लिए देखें, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया है तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो इतना ही है कि नहीं है भाई? विलयन का वाष्प दाब तो इतना ही रह गया इस टेम्परेचर पर। अरे इसकी स्थिति में लाइन की थी, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। अब इस वाष्प दाब पर तो वो द्रव से वाष्प में बदलेगा नहीं, विलयन आपका नहीं बदलेगा ना। तो उसको वाष्प में पहुंचाने के लिए, वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आपको और अधिक ताप देना पड़ेगा, उसको और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ये टेम्परेचर आपको इतना देना पड़ेगा। ये इसको मैंने टीबी से प्रदर्शित कर दिया। ये टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। इस टेम्परेचर पर ये जो विलयन है वो द्रव्य से किस में बदलना शुरू हो जाएगा? गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया गया है ना। अरे इतना अतिरिक्त ताप इसको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर इतना ज्यादा। ये जो अतिरिक्त ताप दिया गया है इसको मैं 1.5 TB कर देता हूँ। किसने लिख दिया? 1.5 TB। ये जो 1.5 TB है, डेल्टा TB है, यही क्या है? क्वथनांक में उन्नत। अब देखो अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ही ज्यादा क्वथनांक में कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये अपन ने राउल्ट के नियम में देखा था है? किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में अगर मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है वो किसके समानुपाती होती है? जो आपका विलेय है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होती है। अरे पता था कि नहीं? जब भी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में जो कमी आती है, वाष्प दाब में जो अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है? विलेय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये अपने राउल्ट के नियम में पढ़ लिया। एक बार दोबारा देख लो। देखो ध्यान देना, राउल्ट का नियम अपन को क्या बोल रहा था? विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसमें उपस्थित घटक अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होगा। घटक अवयव ए और बी अपने पास है तो इन दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और प्रत्येक घटक अवयव का वाष्प दाब पी नोट ए एक्स ए के बराबर हो गया। पी ए बराबर क्या होगा? पी नोट ए एक्स ए होगा। और ये जो आपका अवाष्पशील घटक है बी क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो इसे उत्पन्न वाष्प दाब क्या होगा? 0 होगा। तो जब भी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो चूंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ से उत्पन्न वाष्प दाब क्या होगा? नगण्य होगा। अतः विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होता है? विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी पी सॉल्यूशन बराबर किसके होगा? पी ए के, और वो पी नोट ए एक्स ए के बराबर हो गया। अब यहाँ पर दो घटक अवयव मौजूद है ए और बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों के मोल भिन्न का योग कितना होगा? रे ए के बराबर होगा। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी के। एक्स ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स बी के। तो पी सॉल्यूशन बराबर पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। पी सॉल्यूशन बराबर पी नोट ए माइनस
पी नोट ए एक्स बी के लिख दिया। अब देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन से, अरे होता है कि नहीं? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज़्यादा होता है। तो इसको मैं किधर ले जाता हूँ उधर, तो इधर क्या हो गया पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन बराबर किसके हो गया? पी नोट ए एक्स बी के हो गए। अरे ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एक्स बी है ये पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन क्या है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा। तो ये जो वाष्प दाब में कमी आएगी, वाष्प दाब में कमी आएगी, ये किसके बराबर, किसके समानुपाती होगी? विलय के मोल भिन्न के। अरे ये क्या है? डेल्टा। ये किसके बराबर हो गए? पी नोट ए एक्स बी के बराबर होगी। और यहीं से मैंने बोल दिया कि वाष्प दाब में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल भिन्न। ध्यान रखना। दूसरी बात है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो बराबर होता है विलय के मोल भिन्न के, ये बात अलग है। और वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा आप विलय मिलाओगे, विलय जितना ज़्यादा विलय के मोल ऐड करोगे उतनी ही वाष्प दाब में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। बात समझ में आई? तो ये जो वाष्प दाब में कमी आ रही है, इस कमी को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए आपको और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अधिक ताप देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये आपका शुद्ध विलायक था, उसके लिए आपका जो क्वथनांक था वो टी नोट बी था। इसमें आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ अगर मिला दिया तो इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया? कम हो गया। इस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए और अधिक ताप देना पड़ता है। ये टीबी पर जाकर वाष्प दाब इस विलयन का वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये विलयन का क्वथनांक हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब विलयन का क्वथनांक ये है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? टी नोट बी है। तो कितना अधिक क्वथनांक हो गया? क्वथनांक में कितना उन्नयन हो गया? जब ज्यादा वाले में से अपन कम वाले को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी टी नोट बी बराबर क्या होगी? टीबी माइनस डेल्टा टीबी बराबर क्या होगी? टीबी माइनस टी नोट। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगी? टीबी माइनस टी नोट बी। यानी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर क्या होगी? क्वथनांक में उन्नयन के बराबर। आप समझ में आई? इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। अब जितना ज़्यादा इसमें क्या ऐड करोगे? अवाष्पशील विलय पदार्थ ऐड करोगे उतनी ही वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। उतनी ही क्या आएगी वाष्प दाब में? कमी। और फिर उस कमी को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए उतना ही क्या देना पड़ेगा? इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये है। अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखो ये डेल्टा पी समानुपाती होगा किसके? एक्स। इसका मतलब आप क्या समझे? डेल्टा पी समानुपाती होगा एक्स बी के। इसका मतलब आप क्या समझे? बोलो। ये जो वाष्प दाब में अवनमन है वो किसके समानुपाती होगा? विलय के मोल भिन्न। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। और इस ग्राफ से अपन क्या लिख सकते हैं? ये जो डेल्टा टीबी है ये किसके समानुपाती होगा? डेल्टा टी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे देखो ये क्या है? डेल्टा टीपी क्वथनांक में उन्हें जितना ज्यादा इसमें आप लोग ऐड करते जाओगे। देखो मैं विलियन 2 के लिए खींच दूंगा सिलेक्ट, ये विलियन नंबर 2 के लिए खींच गई है, ये विलियन नंबर 1 हो गया, ये विलियन नंबर 2 के लिए। ऐसे हुई कि नहीं हुई? यानी यहाँ पर जो आपका विलय पदार्थ है उसके मोल क्या है? कम है। और यहाँ पर क्या है?
ज़्यादा है, तो और ज़्यादा अगर हो गए तो और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर जहाँ पर शुद्ध विलायक आपका क्या हो रहा था, उबल रहा था, उस पर इस 2 नंबर विलयन का जो वाष्प दाब है वो और ज़्यादा कम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर विलय के मोल तो ज़्यादा है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, और कम हो गया। यानी ये जो क्वथनांक में अब इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जाकर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी इसके लिए इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो जितना ज़्यादा आप लोग अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाओगे उतने ही क्या आएगा, क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। उतना ही क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन। और ये जो क्वथनांक उन्नयन होगा ये वाष्प दाब में अवनमन के क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आई? इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, और ये वाला क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों के आधार पे अपन क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के आधार पे अपन ये बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके समानुपाती होगा, XB। यानी जितना ज़्यादा आप अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोल में बढ़ाओगे उतना ही क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख दूँ डेल टीबी बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास की, ये XB लिख दिया। अब देखो XB क्या है आपके पास, विलय के मोल में, तो डेल टीबी बराबर के XB की जगह क्या रख सकते हैं अपने, XB क्या है, विलय के मोल में बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, Na प्लस। अब क्या होगा, क्योंकि राउल का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, अतः Na की जो वैल्यू होगी वो Nb से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Nb को किसके बराबर कंसीडर कर सकते हैं, Na के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो डेल टीबी बराबर के इंटू Nb बाई Na लिख सकते हैं। अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ से देखो डेल टीबी के इंटू Na की जगह क्या रख सकते हैं, Na क्या है, विलय के मोल, विलय की ग्राम में मात्रा, WA बाई Ma इंटू Na क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय की ग्राम में मात्रा, सॉरी WB लिख दो, NB है ना, WB बाई NB। Na की जगह क्या रख सकते हैं, WA बाई Ma, ऐसा बात समझ में आ गई। आप देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये वाला है ना डेल टी बराबर के आपके पास है, और ये Ma क्या होगा, आपका जो विलायक है उसका अनुमान हो जाएगा, तो के Ma लिख दिए इंटू इसके बाद में बच गया क्या, WB बाई NB इंटू क्या है, ये आया, ये आया ना। अब इसमें देखो अपने मोललता पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मोललता। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या। तो ये WB बाई MB क्या है, विलय के मोलों की संख्या ये है कि नहीं है। और ये K इंटू Ma है, इसकी जगह अपन K इंटू Ma की जगह क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं। तो डेल टीबी बराबर इसको अपन क्या बोलते हैं, KB बोलते हैं, इंटू क्या हो गया, WB बाई MB इंटू
W। अब ये W किसमें ले लेंगे अपन, 1 किलोग्राम अगर ले ले, और जो WV/MB है इसको अपन कितना ले ले, 1 मोल। देखो दोबारा लिख देता हूँ, डेल TB बराबर KB इंटू NB। NB हो गया, अरे WV/MB की जगह NB रख सकते हैं, अपॉन W, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की किलोग्राम में मात्रा, ये क्या हो जाती है, मोलता हो जाती है। तो डेल TB बराबर क्या लिखा जा सकता है, KB इंटू M। KB इंटू क्या हो गया, M। डेल TB बराबर क्या हो गया आपके पास, KB इंटू M। यहाँ पर M क्या है, मोलर। M बराबर क्या है, विलयन की मोल। विलय के मोल की संख्या बटा विलाय का किलोग्राम में भार, ये क्या होती है, मोल। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल। और ये जो KB है इसको क्या बोलते हैं अपन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिति। मोलल क्वथनांक ये आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिति। एक बार दोबारा से देखो, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ में अपन मिलाते हैं, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को अगर विलायक में, शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने शुद्ध विलायक लिया, क्या लिया, शुद्ध विलायक, और ये विलयन नंबर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। अब मेरे को बताओ, शुद्ध विलायक का जैसे वाष्प दाब है, ये 1 atm हो गया वायुमंडलीय दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर इतना है। इसको कोई टेम्परेचर देते ही है, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब मेरे को बताओ, वो सेम टेम्परेचर विलयन 1 को दिया जाएगा तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया क्या, नहीं होगा। इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से इतना कम रह गया। अब ये विलयन 2 है, विलयन नंबर 2 है, इसमें क्या है, विलय पदार्थ आपने ज़्यादा मिलाया है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, और भी कम होगा। विलयन नंबर 3 है, इसका वाष्प दाब क्या होगा, और भी कम होगा। अब आप यहाँ से देखकर बताओ कि इस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर देना होगा। इस कम वाष्प दाब को भी वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए टेम्परेचर देना होगा। इस कम वाष्प दाब को भी वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए और अधिक टेम्परेचर देना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जा रहा है, जितनी वाष्प दाब में कमी आ रही है उसी के अनुपात में आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना होगा। यानी उतना ही क्वथनांक में क्या होगा, उन्हें जितना वाष्प दाब में क्या हो रहा है, अवनमन। समझे बात को? अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। उस कम वाष्प दाब को आप लोग वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाओगे तब जाकर विलयन बॉयल होने लगेगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितना ज़्यादा आप अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दोगे उतना ही उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए उतना ही आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ताप देना पड़ेगा। यानी जो ताप आप लोग दे रहे हो, जो आप क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, वो क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती हो जाएगा, विलय के मोलबिनी के समानुपाती हो जाएगा। देखो पहले अपन ने समीकरण इसके आधार पे लिखी, डेल्टा P समानुपाती होगा किसके, x की। बात समझ में आई? कैसे लिखा, वाष्प दाब में अवनमन
विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राहुल के नियम से लिख दिया। और फिर ये अपन ने देखा कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो हिमांक में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे, ये यहाँ से देख लिया, ये विलयन का वास्ता इतना ही हो रहा है। इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विलय पदार्थ मिलाते जाते हैं। तो अब इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए ये जो आपको एक्स्ट्रा टीपी दिया जा रहा है, डेल टीपी, ये क्या है, डेल टीपी है, TB1, डेल TB2 और ये डेल TB3, ये किसके समानुपाती होगा, ये इसे यहाँ पर डेल्टा, जो कमी आ रही है ना वाष्प दाब में, उस कमी के समानुपाती होगा। भाई ज़्यादा मिला दिया तो वाष्प दाब में कमी ज़्यादा आ गई, आई कि नहीं आई, यहाँ पर कम मिलाया था तो वाष्प दाब में कमी कम थी। तो जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके समानुपाती होगी, वाष्प दाब में आए अवनमन के समानुपाती होगी। ये अपन ने यहाँ से सीख लिया। देखो यहाँ पर शुद्ध विलय, ये विलयन, ये विलयन, तो यहाँ से समझ में आ गई ये बात। अब देखो इन दोनों के आधार पे देखें तो डेल टीपी इसमें भी है, इसमें भी है, वाष्प दाब में अवनमन दोनों में है ना। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से समानुपाती हो रहे हैं तो डेल टीबी भी किसके समानुपाती होगा, एक्स बी। और अपन पढ़ भी यही रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन, अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो आपने लिखा क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होगा, विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो यही तो हो रहा है, डेल्टा टीपी किसके समानुपाती हो गया, विलय के मोल भिन्न के समानुपाती हो गया। अब यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाया तो आपके पास एक कांस्टेंट आ गया, के क्या आ गया, एक नियतांक आ गया। एक्स भी क्या होता है, एक्स विलय के मोल भिन्न बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ पर आपको बताया कि राहुल का नियम है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तो Na प्लस Nb की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, लगभग Na के बराबर हो जाएगी। अरे 1000 में 0.1 जुड़ता है तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अपने क्या रख दिया, इसको Na के बराबर रख दिया। डेल टीबी बराबर K इंटू Nb बाई Na हो गया। अब यहाँ पर Nb की वैल्यू क्या हो जाएगी, Wb बाई Mb। Nb क्या है, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुपात इंटू Na, विलय के मोलों की संख्या है तो Wa बाई Na हो गया। अब ये जो Ma है, इस Ma को मैं किसके साथ दे सकता हूँ, K के साथ रख दिया, K Ma रख दिया और आगे वो हो गया, बचा उसको लिख दिया। अब K इंटू Ma को अपन किसके बराबर लिखते हैं, Kb, K इंटू Ma, K आपका नियतांक और ये Ma क्या है, विलय का अनुपात। इन दोनों को साथ में रखकर ये Kb कांस्टेंट कर दिया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर Wb बाई Mb को क्या लिख सकते हैं, Nb, और नीचे क्या है आपका Wb। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देखो ये विलय के मोलों की संख्या और ये विलय का किलोग्राम में 12, ये क्या होती है, मोलरता। तो इसकी जगह क्या रख दिया आपने, यही रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। इसमें से डेल टीबी बराबर किसके होगा, Kb है। डेल टीबी बराबर किसके होगा रे, Kb N। यहाँ पर Kb क्या है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब इस मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को अपन परिभाषित भी कर सकते हैं। देखो कैसे, Nb की वैल्यू 1 लेंगे, यानी 1 मोल आप विलय लेंगे, वाष्पशील विलय। और ये जो Wa है विलय का किलोग्राम में बार, वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। यानी 1 किलोग्राम विलायक में अगर 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मौजूद है तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में हुआ उन्नयन ही मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। वहाँ समझ में आ गई, अरे आई कि नहीं आई,
क्वथनांक उन्नयन मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी? एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में हुआ उन्नयन ही। अरे ये m की वैल्यू जब 1 के बराबर कर देंगे तो ये kb किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा v के dv के बराबर हो जाएगा। तो 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में हुआ जो उन्नयन है वही क्या कहलाता है? मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इस kb की इकाई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर kb की इकाई निकाल सकते हैं। देखो कैसे, kb की इकाई निकालेंगे तो मोल इधर आएगा। अरे ये मोलरता इधर आ जाएगी ना। अब मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर kg। तो kb की इकाई क्या होगी? देखो kb की इकाई निकालेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर है, ये मोल पर kg होती है ना इसकी इकाई, तो इधर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। और लीटर और टेम्परेचर है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसकी इकाई। आया कि नहीं आया समझ? अब आप लोग लिखो इसको। अरे लीटर नहीं, किलोग्राम है ना, ये तो मोलरता है ना। तो इसको केल्विन किलोग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे नोट नहीं करना है, मैं लिखवाऊंगा नोट को। पहले हेडिंग डालो क्वथनांक में उन्नयन। पहले परिभाषा लिखो क्वथनांक, लिखो क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का क्वथनांक है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होगी। लाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इस कारण है विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो विलयन को दिया गया वह अतिरिक्त ताप जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में। बात समझ में आई? क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? विलयन को दिया गया वह अतिरिक्त ताप जिससे उसका जो वाष्प दाब है वो बढ़कर किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पर विलायक की बात अपन कर रहे हैं, तो विलायक के लिए ये वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो ये है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। किस टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर पर। बात समझ में आ गई? अब इसमें आपने वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। देखो ये लाइन है वो विलयन के लिए खींची गई है। तो इस ताप पर विलयन का वाष्प दाब इतना ही रहा। अरे ये क्या है? पी सॉल्यूशन। विलयन का वाष्प दाब है कि नहीं है? अब इस वाष्प दाब में कितनी कमी आ गई रे? इतनी कमी आई कि नहीं आई? ये क्या है? डेल्टा पी। ये P0 A माइनस पी सॉल्यूशन के बराबर होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब ये कमी कितनी आएगी, ये निर्भर करता है कि कितना मोल आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे। बात समझ में आई? यानी ये डेल्टा पी किसके समानुपाती होगी, एच बी के। और यहाँ पर देखो, इधर अगर बात करें तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया, ये विलयन का क्वथनांक ज्यादा ही होगा क्योंकि वहां दाब में कमी आई थी। उस कमी को पहुंचा कर वायुमंडलीय दाब के बराबर करोगे तब जाकर वो क्या होगा, वाष्प अवस्था में बदलेगा। तो ये क्या है, ये टीबी विलयन का क्वथनांक और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इनको आप घटाओगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा टीबी आएगा, यानी क्वथनांक में उन्हें आएगा। अभी आपको बताया था, क्या बताया था, विलयन का जो वाष्प दाब है, उस विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर यही था। इस वाष्प दाब को बढ़ाकर वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त ताप दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्वथनांक में उन्हें। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया, डेल्टा टीबी हो गया। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्हें। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यह आलेख बना लो पहले। टी नोट भी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और टीवी क्या है, विलयन का क्वथनांक। नोट भी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्हें। और क्वथनांक में उन्हें किसके बराबर होगा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को विलयन के क्वथनांक से घटाएंगे उसके बराबर। विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीबी क्या होगा, क्वथनांक में उन्हें, वो किसके बराबर होगा, टीबी माइनस टी नोट बी। ये वाला आलेख बना लिखिएगा आप। राहुल के नियम के अनुसार शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में अवनमन विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है।
अब लिखो डेल्टा पी समानुपाती होगा x। समझ में आई बात? डेल्टा पी समानुपाती होगा किसके? x p। अरे जो लिखा है वही तो यहाँ पर नोट किया है। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में अवनमन है वो विलेय के मोल बिंदु के क्या होता है? समानुपाती होता है। लिख दिया। अब देखो ये आपने बना लिया होगा, बना लिया। अब देखो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये शुद्ध विलायक के लिए ऐसी रेखा आई थी, ये पी नोट ए था शुद्ध विलयन का वाष्प दाब था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलयन बना उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। अब उस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए और अधिक दाब देना पड़ा कि नहीं? अब अगर मान लो इसमें और ज्यादा अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने मिला दिया, यानी विलेय के मोल अगर और बढ़ा दिए तो ऐसी लाइन आएगी कि नहीं आएगी? तो उस स्थिति में जो आपका ये मान लीजिए 1 नंबर विलयन था और ये अगर 2 नंबर विलयन हो जाए तो उसमें वाष्प दाब में और ज्यादा कमी आ गई। अरे आई कि नहीं आई? ये डेल्टा P1 था, ये डेल्टा P2 हो गया मान लीजिए। तो इस कमी को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं? यानी जैसे जैसे आपके पास डेल्टा P बढ़ रहा है उसी अनुपात में डेल्टा T बढ़ रहा है कि नहीं? अरे बढ़ रहा है ना। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं चित्रानुसार डेल्टा TB समानुपाती होगा डेल्टा P। यानी जितनी वाष्प दाब में गिरावट आएगी उतना ही आपको जो क्वथनांक है वो उस तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी क्वथनांक में हुआ उन्नयन किसके समानुपाती होगा? वाष्प दाब में अवनमन। लिखो क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होगा? वाष्प दाब में अवनमन की। अरे समीकरण 2 नाम दे दिया क्या? दे दिया तो आगे लिखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ये तीसरी लाइन आपको खींचनी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए। डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होगा? एक्सपी के। नोट करते जाओ ऐसे।
आगे लिखो क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलय के अनुपात में संबंध। क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलय पदार्थ के अनुपात में संबंध। अरे देखो बहुत आसान है, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। संबंध की अगर बात करते हैं तो अपने सब कुछ पढ़ लिया है, पता चल जाएगा। आपको एक ही रिजल्ट है, वो ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? डेल टीपी बराबर क्या होगा रे? केबी इंटू एम। डेल टीपी बराबर क्या ध्यान में रखना है? केबी इंटू एम। एम क्या है? विलेन की मोलरता। एम क्या है? विलेन की मोलरता। और विलेन की मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के अगर ग्राम में मात्रा है तो उसको किससे गुणा कर देंगे? 1000 से। अरे बात आई कि नहीं आई समझ में? तो ऐसे लिख सकते हैं डेल टीपी बराबर केबी इंटू एलबी बाई डब्ल्यू बी, किसमें? ग्राम में। गुणा किससे कर दिया? 1000 से। अब एलबी की जगह भी पुटअप कर दो। डेल टीपी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी बाई एलबी। ये डब्ल्यू समझ में आ गई? विलय की किलोग्राम में मात्रा लेनी थी, अगर ग्राम में ले ली तो इसको 1000 से ऊपर। डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये किसमें है? ग्राम में। गुणा क्या है? ऊपर 1। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो किसमें संबंध पूछ रहा था? अवाष्पशील विलय पदार्थ के अनुपात। अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुपात ये था कि नहीं था? और ये आपका डेल टीपी था। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल टीपी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें? बराबर। ये संबंध आ गया, देख लो। एम बी क्या है? अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुपात। और अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुपात उत्क्रम अनुपाती होगा किसके? क्वथनांक में हुआ उन्नयन है। एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। समझ में आया नहीं आया? संबंध कुछ नहीं करना है, बस एम मोलरता है, मोलरता की जगह मोलरता पुटअप करो। और भी विलय के अनुपात की बात करना है तो विलय के अनुपात को आगे ले आओ। इस सूत्र की सहायता से अपने विलय का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन को ये सूत्र काम में नहीं लेना है, केवल एक ही सूत्र ध्यान में रखना है, डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। ये वाला सूत्र काम में लेंगे अपन जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप देखो ये जो केबी है ना, यहाँ पर अपन ने केबी की परिभाषा नहीं लिखी थी, वैसे तो अपने बुक में भी नहीं दे रखी है, लेकिन लिख लेते हैं, आगे जाकर लिखेंगे। इकाई तो लिख ली होगी आपने, क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक बिना काम का एक अपनी किताब में समीकरण दे रखा है, वो भी लिख लेना है। क्या है?
वो क्या है, के बी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ये कहीं काम में नहीं आएगा, बस बुक में दे रखा है इसलिए लिखा दिया। ये के बी क्या है, मोलर क्वथनांक उच्च स्थिरांक, लिखे ना के बी मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एम ए क्या है, विलय का अनुपात, और टीवी क्या है, विलयन का अनुपात। आर आपका गिनती था, और डेल्टा एच वाष्पन की डेल्टा एच वेपोराइजेशन है वाष्प की, ये विलय का मेरे काम में आता ना जिसमें आ गया समझ में। अब देखो एक सूत्र है, ये अपने इसको काम में लेंगे, ऐसे काम में आता है। तो आप एक प्रश्न लिखो, देखो व्यंजन का क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक है वाष्पशील विलय को लेकिन 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 254.11 केल्विन हो जाता है। विलय के अनुभार की गणना करें। केबी दे रखा है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल। ऐसा आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक सूत्र छोटा सा याद रखना पड़ेगा और वो सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। क्या सूत्र याद रखना है, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। यही सूत्र अपन काम में लेंगे, इसी के आधार पे अपने प्रश्न को सोल्व करेंगे। अरे बेंजीन का क्वथनांक दे दिया ना रे, अब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला रहा है 1.8 ग्राम
90 ग्राम बेंजीन में तो क्वोदनांक में उन्नयन होगा क्या रमन? क्वोदनांक में उन्नयन होना है, सीधी सी बात है। तो क्वोदनांक में कितना उन्नयन होगा अपन निकाल लेंगे। और फिर तो अपने पास सूत्र है ही, देखो क्या सूत्र है, डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। अरे ये वाला है कि नहीं है, डेल टीबी, टीबी क्या होगी, क्वोदनांक में हुआ उन्नयन, यानी विलयन का क्वोदनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोदनांक। डेल टीबी क्या हो जाएगी, टीबी माइनस टी नोट बी बराबर यही होगी केबी। केबी की तो वैल्यू दे रखी है इंटू एम। अरे एम क्या है, मोलरता। मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या। विलय को अपन किससे दर्शा रहे थे, बी से, तो विलय के ग्राम में मात्रा बटा अनुपात डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू जो विलायक है डब्ल्यू ए, वो ग्राम में अगर ले ले तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बस रखते हो मान, डेल टीबी की वैल्यू कितनी, 354.11 माइनस 353.23 बराबर है केबी की वैल्यू कितनी है, 2.53 इंटू डब्ल्यू बी। अरे मिलेगी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, बोलो 1.8, 1.8। और अनुपात तो पूछा है, मिलेगा अनुपात एम बी। डब्ल्यू ए कितनी दे रखी है, बेंजीन यहाँ आपके पास, यहाँ पर बतौर विलायक कितनी मात्रा दे रखी है, दे रखी है कि नहीं, गुणा किसे करेंगे, 1000 से। बताओ इसके आधार में प्रश्न आपका सोल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं इसको मिटा नहीं रहा था, थोड़ा इसको पानी लेकर देखो बैठाकर देखते हैं। 354.11 इसमें से 353.23 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बच गया, यहाँ भी 8 बच गया, यहाँ पर 0 बचा, तो 0.88 बराबर। अरे ये यहाँ से गया, यहाँ आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 आ गए। अरे आए कि नहीं है, एम बी ऐसे हुआ, तो एम बी बराबर निकालेंगे तो 253 इंटू 20 बाई 88, इसको सोल्व कर लेंगे, ग्राम पर मोल आएगा। समझ में आएगी नहीं आई? तो देखो अपन ने कोई ज्यादा बड़ा सूत्र इसके लिए ध्यान में नहीं रखा, केवल और केवल यही ध्यान में रखना है, डेल टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू 1। डेल टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू, डेल टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू। ऐसे ही इसी के आधार पर अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलो इसको नोट करो फिर आगे। आंसर होगा 58 ग्राम।
अब देखो हिमांक में अवनमन, तीसरा अनुसंख्या गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। अरे हिमांक क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इसको किससे दर्शाएंगे, डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, तो देखो इसके लिए जो आलेख खींचा जाए, इधर वाष्प दाब लेंगे और इधर क्या लेंगे रे, दाब लेंगे। ऐसा प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? विलय के लिए होगा, एक किसके लिए होगा, विलयन के लिए होगा। अरे ऊपर वाली लाइन किसके लिए आ रही थी पिछले वाले में, विलय के लिए, और नीचे वाली लाइन किसके लिए आ रही थी, विलयन के लिए। आप देखो हिमांक कहते किसे हैं, हिमांक किसे कहते हैं, तो वह ताप, देखो हिमांक यानी कोई पदार्थ जम रहा है, यानी कौन कौन सी अवस्था की बात होगी, एक तो ध्रुव अवस्था की और एक ठोस अवस्था की, ध्रुव और ठोस की बात होगी। वह ताप जिसमें ध्रुव और ठोस, कोई पदार्थ ध्रुव और ठोस अवस्था में क्या हो, साम्य अवस्था में हो, उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक। यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है। बात समझ में आ गई? हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी है वो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, शुद्ध जल जम जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके लिए जो हिमांक है वो क्या हुआ, पानी है द्रव अवस्था में था, अब किस में बदल गया, ठोस में। तो ठोस और द्रव साम्य अवस्था के लिए जो ताप होता है ना, जिस पर द्रव है वो ठोस में बदल रहा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प ताप क्या होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, द्रव का हिमांक बोलते हैं। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ को जब विलायक में अपन बोलते हैं तो विलायक के वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरे अवाष्पशील विलय पदार्थ किसी विलायक में बोलने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब विलयन विलायक से कम ताप पर ही जमने लग जाता है, अर्थात विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे विलयन के लिए हिमांक, अरे वाष्प दाब अगर कम हो जाएगा तो पहले ही समझाता है ना, तो ये शुद्ध विलायक था, तो इसे शुद्ध विलायक के लिए अपन बात करें तो ये टी नोट ऐप बोल दिया, और ये विलयन है, इस विलयन के लिए जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा। विलयन के लिए हिमांक क्या हो गया, टी एफ। तो ये जो कमी आई वो क्या होगी, ये डेल टी एफ होगी। क्या होगी, डेल टी एफ बराबर क्या होगी, टी नोट एफ माइनस टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ क्या होगा, शुद्ध विलायक। टी नोट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक। ये इसमें से घटेगा तो जो हिमांक में अवलंबन हुआ वो आपकी बात समझ में आएगी। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ अगर मिलाया जाता है
तो क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब वाष्प दाब में अगर कमी आ जाएगी तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलयन बना वो उस शुद्ध विलायक के हिमांक से पहले ही क्या हो जाएगा, उस ताप से पहले ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये जो विलयन था वो इसे पहले ही जम रहा है। ये शुद्ध विलायक के लिए ये ताप, इसके लिए ये वाला हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई। हिमांक में कमी क्या होगी, डेल टीएफ, और वो किसके बराबर होगी, टी नोट एफ माइनस टी एफ के बराबर। और ये वाला जो बिंदु आपको दर्शा रखे हैं वो क्या है, हिमकृत विलायक। हिमकृत विलायक का मतलब बर्फ। इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये क्या है, द्रव और ठोस दोनों क्या है, साम्य अवस्था में। क्या सब, यानी जो द्रव है वो किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है। अरे किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ आप अगर मिलाओगे तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब अगर घट गया तो वह जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे पहले क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यही तो है, यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इससे कम ताप पर ये क्या हो गया, जम गया। देखो इसमें वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव का हिमांक कहलाता है। जब अवाष्पशील विलय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं विलय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर इसलिए विलायक इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर जम जाता है। जम जाता है अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से क्या हो जाता है, कम। अब देखो इसको यूज करते हैं जहाँ पर भी बर्फ जम जाती है ना बर्फीले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर उस बर्फ को पिघलाने के लिए क्या काम में लेते हैं, जैसे नमक डाल देते हैं रोड पर। क्या डाल देते हैं, नमक। तो नमक डालने से क्या होता है, देखो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब उसमें नमक डाल दिया तो उसके हिमांक में क्या आएगी,
वो बर्फ बनने हिमांक में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर न जमकर जैसे -2 या -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब वो बर्फ जमेगी। बात को समझे कि नहीं समझे? तो इतना टेम्परेचर कम होता नहीं है, जैसे -5 तक टेम्परेचर जाता नहीं है और -5 तक टेम्परेचर नहीं जाता है तो वो बर्फ धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है, उस विलय के संपर्क में आती है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है कि नहीं, शुद्ध जल की, लेकिन अगर उसमें कुछ डाल दिया तो वो कम पर जमती है, कम पर जमती है, 0 से कम पर जमती है। तो कम टेम्परेचर वहाँ पर रहता नहीं है, इस कारण से वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। जैसे -2 पर नहीं जमेगी, फिर -4 टेम्परेचर पर अगर जमेगी उस विलयन का हिमांक है तो -4 पर जमेगी, तो -4 टेम्परेचर होता नहीं है, इस कारण से वो बर्फ धीरे धीरे पिघल कर दूर चली जाती है, उस विलय के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, क्लियर। देखो इसमें ये वाला डायग्राम बनाओ पहले। इधर आपको ताप दे रखा है, ये ताप किसमें है, ये वाष्प ताप। अब मैं इसको मिटा नहीं रहा था, उसको क्यों नहीं मिटा रहा था आपकी ये समझ में आ लिखिएगा। राहुल के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। डेल्टा पी समानुपाती होगा एसिडिक एसिड। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे। आगे वाली लाइन में लिखो, हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा डेल्टा पी के, ऐसे लिखो। समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टी है समानुपाती होगा किसके, एक्सबी के। अरे डेल्टा टी है बराबर किसके होगा, के एक्सबी के। डेल्टा टी है बराबर के एक्सबी की जगह एन बी बाई एन ए प्लस एन बी हो गया। ऐसे का ऐसा नोट करता जाओ, क्योंकि राउंड का नियम आते हैं तो तनुविलीनों के लिए लागू होता है। एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किससे, एन बी से। अतः एन ए प्लस एन बी को किसके बराबर कंसीडर कर सकते हैं, एन ए के। इसलिए डेल्टा टी है बराबर ए इंटू एन बी बाई एन ए, और डेल्टा टी है बराबर ऐसे लिख दिया। अब यहां से देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ ऐसे करोगे, ऐसे इसको ले
टी एफ बराबर के जो कांस्टेंट है उसके पास में अपन क्या लिखेंगे, एम इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू ये क्या हो गया आपका डब्ल्यू, और के इंटू एम ए है, के इंटू एम ए बराबर किसके लिखेंगे, के एफ के लिखेंगे, किसके, के एफ, के एफ क्या है, के एफ बराबर है मोलर ईमान अवनमन स्थिरांक। अरे क्या है, मोलर ईमान का अवनमन स्थिरांक। तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी को क्या लिख सकते हैं, अरे एम बी लिख सकते हैं कि नहीं, एम बी बाई डब्ल्यू ए। एम बी बाई डब्ल्यू ए क्या होता है, मोलरता। एम क्या है यहाँ पर, विलियम की मोलरता, विलियम की मोलरता। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ईमान का अवनमन व अवास्तशील पदार्थ के अनुवाद में संबंध। किसी बच्चे की दिक्कत हो रही होगी तो बीच में इसको करके फिर नोट करके के अवनमन अवास्तशील विलय के अनुभाग में संबंध। देखो क्या संबंध होगा भाई, बोलो, अरे क्या संबंध होगा बोलो, अरे क्या लिखा रहा है अभी, डेल टी एफ बराबर क्या लिखा, के एफ इंटू एम लिखा है कि नहीं, बस तो इसी के आधार पे बता देंगे डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम की वैल्यू क्या होगी रे, अरे विलय के मोलों की संख्या एन बी भाई डब्ल्यू बी किस में लेंगे, ग्राम में, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। अब देखो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, ग्राम में मात्रा बटा अनुपात, डब्ल्यू बी किस में है, ग्राम में, होना किस है 1000। अब देखो विलय का अनुपात क्या है, एम बी, अरे विलय का अनुपात एम बी होगा, तो एम बी को इधर ले आओ। अगर अपन एम बी बराबर ज्ञात करना चाहें तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी ग्राम में होना किसे कर देंगे 1000। लेकिन ये संबंध अपन काम में नहीं लेंगे न्यूमेरिकल पर्सन सोल्व करते समय, अपन तो इसके बगैर ही करेंगे, समझ गए कैसे, अभी करके बताएंगे। यानी एम बी विलय का जो अनुमान है और जो आपके पास हिमांक में अनुमान है उसके मध्य कैसा संबंध होता है, इनवर्स संबंध।
देखिए आगे अपन एक इस पर आ रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। देखो 25.6 ग्राम सल्फर है, तो 1000 ग्राम नेफ्थलीन दिमाग में और 0.6 केल्विन पाया गया। सल्फर का सूत्र ज्ञात कीजिए। आया समझ में? देखो कैसे सोल्व करेंगे। अरे Kf की वैल्यू दे दी, सीधा ही आपको तो अपने सूत्र पर जाना है। अपना सूत्र क्या था देखो, डेल Tf बराबर क्या होगा, Kf इंटू एम। अरे यही तो सूत्र था। अब डेल Tf सीधा ही दे दिया, आपकी बार की इतना नॉर्मल हो जाता है। देखो जो मान दे रखे हैं वो लिखे, डेल Tf बराबर 0.68 केल्विन, ये दे दिया। और क्या दे रखा है इसमें, Kf की वैल्यू दे दी 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और क्या दे दिया, 1000 ग्राम नेफ्थलीन। अरे जो विलायक है उसको आप WA से दर्शाते हैं कि WB से। WA बराबर कितना, 1000 ग्राम। और देखो कितना सल्फर ले रहा है, उसकी मात्रा WB दे दी कितना, 25.6 ग्राम। तो आराम से अपना प्रश्न सोल्व हो सकता है। देखो डेल Tf बराबर कितनी वैल्यू दे दी, 0.68 बराबर है Kf की वैल्यू 6.8 इंटू मोलरता क्या होती है, विलय के मोल की संख्या Nb बाई विलय की किलोग्राम में, ग्राम में मात्रा गुना 1000। ये किस में लेंगे, ग्राम में। समझ में आ गई बात। तो 0.68 बराबर 6.8 इंटू एनबी, एनबी क्या होगा, WB बाई एमबी गुना WA। ग्राम में कितना दे रखा है WA, 1000 दे दिया इंटू 1000। अब देखो ये दशमलव गया नीचे, कितने आए रे, ये दशमलव गया नीचे 10, ये इसे कैंसिल हो गया, एक इससे कट गया, यानी 1/10 बराबर WB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25.6 अपॉन MB
ये इसे कैंसिल हो गया, तो एम बराबर कितना आया 256। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है आपके पास जो सल्फर है उसका अणुभार हो गया। अब अणुसूत्र पूछा है तो माना सल्फर SX अवस्था में है? देखो X को, अरे सल्फर क्या होता है H वाला गतिशी तो होता है, तो इसको मान लीजिए इसके X परमाणु है इसमें हैं, कितने हैं X। सल्फर के एक अणु में H परमाणु है, तो एक परमाणु को अगर इसके X परमाणु है तो X परमाणु को एक अणु के अनुभार से गुणा कर दिया तो कुल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा 256 के, आएगा कि नहीं आएगा? X बराबर अगर निकालना चाहे तो 256 को किससे डिवाइड कर दे 30 से, कितनी बार कटेगा ये 8 बार आता है। एस एट अवस्था में, कौन सी अवस्था में है एस एट, ऐसे अपन सोलो कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से आपके ऑप्शन सोलो, थोड़ा सा ध्यान देना। डेल टी बी बराबर क्या लिखोगे के बी इंटू एम, डेल टी एफ बराबर क्या लिखेंगे के एफ इंटू, ऐसा ही लिखना। आगे जाकर आपको एक आई और बताएंगे वन टाप रेक्टर आई, उससे और। तो ये आज अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म की चर्चा की है। एक अणुसंख्यक गुणधर्म आपका और रह गया, वो है आपका परासन ताप। तो नेक्स्ट क्लास में अपन परासन ताप की चर्चा करेंगे।